हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ चैनल स्टडी विद पीडीएसएस। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 17, क्लास 11th बायोलॉजी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद पढ़ लिया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और बच्चों आज पढ़ेंगे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी बुक ज़रूर खोलिएगा, क्योंकि समझ आपको तभी आएगा जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखिए बच्चे, पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ चुके कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे कैसे शो करते हैं। दूसरा पढ़ लिया कि कैसे कैसे रेस्पिरेशन होती है ह्यूमंस में। अब पढ़ेंगे ब्रीदिंग होती कैसे है। जो मैंने ये वाला बताया था इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको बेसिकली पूरे चैप्टर में जब समझ आएगा तभी आपको ये समझ आएगा। ठीक है, तो जब तक आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ लेते इसको पढ़ाना फिजूल है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बेसिकली आपको इस चैप्टर में इन दो डायग्राम्स पे ध्यान देना पड़ेगा, ये और ये। आ जाइए शुरू करें। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपिरेशन बाय विच द एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट। इंस्पिरेशन का मतलब सिंपल सी बात है, एयर को अंदर लेना, अंदर ग्रहण करना, अंदर वो करना। एक्सपिरेशन अंदर छोड़ना, बाहर छोड़ना, सॉरी। जो एयर आपने ली है वो अंदर लेना, और जो एयर आपने ली हुई है जो खराब एयर है उसको बाहर फेंकना। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। The movement of air into and out of the lungs is carried out by the creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. मान लीजिए एक सवाल पूछता हूं आपसे, बलून है ये क्या है? एक बलून है, ठीक है। इसके अंदर एयर है, इसके अंदर बहुत बहुत एयर भरी है। तो अगर आप खोलते हैं इस बलून का जो होल है वो आप खोलते हैं, तो एयर कहाँ जाएगी? अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? सिंपल सी बात है, आपकी एयर जाएगी अंदर से बाहर। क्यों? क्योंकि अंदर जो एयर है वो स्मॉल एरिया में इतनी ज़्यादा एयर है कि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है उस एयर का, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एयर बाहर की तरफ जाएगी। और सही भी बात है, अंदर का वॉल्यूम कितना है? इतना सा। ये आपको अंदर का वॉल्यूम कितना दिखाई दे रहा है? ये आपको अंदर का वॉल्यूम कितना दिखाई दे रहा है? इतना सा। और बाहर का वॉल्यूम कितना है? इतना सारा। तो आपने एक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई नहीं, डरने वाली बात नहीं है। पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये केमिस्ट्री के फॉर्मूले के हिसाब से जहाँ P ज़्यादा होगा वहाँ V कम होगा, जब V ज़्यादा होगा P कम होगा। बलून का केस ले लेते हैं, बलून में क्या है? V कम है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा गैस का, ठीक है। और ऐसे एटमॉस्फेयर में ले लेते हैं, एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर बाहर की तरफ क्या है? आपका वॉल्यूम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, वहाँ प्रेशर कम होगा। तो इसलिए एयर कहाँ जाएगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इसलिए एयर बलून के बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो यही कह रहा है वो कि ये जो मैकेनिज्म है ये होता कैसे है? सिंपल सी बात है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से आपके लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। ये बात याद रख लीजिए, लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन, अच्छा इंस्पिरेशन आप अंदर की तरफ सांस लेंगे, कब लेंगे? जब आपके लंग्स के अंदर एयर होगी नहीं या बहुत कम होगी, यानी जो एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है एयर का, और जो आपके लंग के अंदर की एयर का प्रेशर है, किसका ज़्यादा होना चाहिए? एटमॉस्फेयर की प्रेशर का ज़्यादा। यानी अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेशर होगा एयर का, तो आप उसे इनहेल करेंगे एयर को। अब कंफ्यूज हो गया आप? कुछ नहीं है, जब आपके लंग्स के अंदर एयर कम होगी तो आप बाहर की तरफ, मतलब बाहर से एयर अंदर लेने की अर्ज करोगे, सोचोगे। तो यही है कि देखिए इंस्पिरेशन कब होता है? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, आपके लंग का प्रेशर कम होता है। कुछ नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है, बस थोड़ा टेक्नोलॉजिकल टर्म दे दिए हैं, थोड़ी उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये इंस्पिरेशन कब होती है? जब प्रेशर विद इन द लंग्स क्या हो? लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो एयर का और अंदर का कम हो। ऐसे नहीं आप कम कर रहे हैं, वो आप जब छोड़ते हैं हवा को तो वैसे ही आपकी एयर अंदर कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोसेस आगे चलता रहता है, फिर आप दोबारा ब्रीथ करते हैं। देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रख लीजिए, जो अंदर का आपका प्रेशर है वो आपका कम हो जाता है इंस्पिरेशन में, और बाहर का ज़्यादा होता है, इसलिए आप उसे इनहेल करते हैं एयर को। सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, आप एयर कब छोड़ोगे? जब जैसे बलून के केस में था, बलून के अंदर बहुत सारी एयर भरी हुई थी, अगर आप उसके होल को खोल दोगे तो एयर अंदर से बाहर जाएगी। तो यही एक्सपिरेशन कब होता है? जब आपके जो लंग्स का प्रेशर है, लंग्स के अंदर का एयर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। अभी प्रेशर को कौन हैंडल करता है? प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? ये मतलब जैसे आपकी, अगर मान लो मैं कोई बलून लेता हूँ, उसको कितना फुलाना है कितना कम करना है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? ठीक है, जैसे बलून की जो लेयर होती है,
जो गुब्बारे की जो परत होती है, लेयर होती है, अगर वही फूट जाएगी तो कैसे बनेगा ग्रेडियंट। तो इसलिए लेयर सेट करती है कि कितना प्रेशर ग्रेडियंट अंदर होगा। तो वैसे ही आपका जो डायफ्राम है, इधर देखिए ये डायफ्राम है, दो चीज़ें आपका प्रेशर ग्रेडियंट कंट्रोल करेगी। पहला बात है डायफ्राम, जो ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो ऐसा करके दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये। और दूसरा क्या, ये जो यहाँ मसल्स होती हैं, ये जो आपके रिब्स के नीचे होती हैं, रिब्स के आसपास होती हैं, इसे कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये तो दो मसल्स याद रखिएगा, दो चीज़ें याद रखिएगा। क्या क्या, ये भी आ जाता है पेपर में कभी कभार। क्या क्या, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये मसल्स हैं। तो ये दो चीज़ें याद रखिए, तीन चीज़ें याद रखिएगा, ये आपका ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं। मान लिया आप इंस्पिरेशन कर रहे हैं, आप अंदर सांस ले रहे हैं, अगर ये चीज़ नहीं होगी, डायाफ्राम या फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स नहीं होंगी, तो आप तो ऐसे सांस लेते ही रहेंगे अंदर, और एक समय आएगा, ऐसा आएगा कि जो आपकी चेस्ट रीजन है वो फट जाएगी, वो बस्ट हो जाएगी। तो इसलिए जितनी आपको सांस लेनी है आप ले लोगे, फिर उसके सिग्नल कहाँ जाएंगे, ब्रेन में, वो डायाफ्राम और इन मसल्स को सिग्नल भेजेंगे कि बस स्टॉप हो जाओ, जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्टॉप हो जाती हैं, फिर एक्सटर्नल वो एक्सपिरेशन का प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम which increases the volume of the thoracic chamber in the anterior posterior axis. The contraction of the external intercostal muscles lifts up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber into the dorsoventral axis. The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume. An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure which forces the air from the outside to move into the lungs. इंस्पिरेशन कुछ नहीं है, जब ये आपका डायफ्राम है ये नीचे की तरफ आएगा। खुद ही सोचिए, जब आप डायफ्राम को नीचे की तरफ कर देंगे और इसको बाहर की तरफ ले जाएंगे, देखिए डायरेक्शन देखिए, जब डायफ्राम को नीचे की तरफ कर देंगे और जो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं इनको आप बाहर की तरफ ले आएंगे, तो एरिया बड़ा होगा नहीं होगा, यहाँ का एरिया बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे खाली जगह भी होगी, तो उस खाली जगह को भरने के लिए एयर बाहर से आएगी और अंदर की तरफ आ जाएगी। ये पैराग्राफ में सिंपल सा, ये दोबारा समझिए। जब आपका डायफ्राम मतलब नीचे की तरफ आएगा, इसे ये कहते हैं, और जब आपकी जो रिब्स और स्टर्नम है, जो आपकी चेस्ट है या जो छाती है आपकी, जब ऊपर की तरफ आएगी, चेस्ट या एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स टेक्निकल टर्म में बोले, बाहर आएगी, तो ये एरिया आपका इंक्रीज होगा तो अंदर एरिया में स्पेस होगा और वहाँ से क्या आएगी, एयर अंदर आएगी, और इसको कहते हैं इंस्पिरेशन। ठीक है, तो यही है टर्म। एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये पल्मोनरी क्या होता है, कुछ नहीं, लंग। पल्मोनरी को हमेशा लंग के रूप में देखेंगे, लंग वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो वही बोला है बस। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। एक्सपिरेशन कैसे होगा, एक्सपिरेशन सिंपल सी बात है, ये भी ऐसे होगा, एक्सिलेशन जिसे कहते हैं। Relaxation of the diaphragm, intercostal muscles return the diaphragm and sternum to the normal position to reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This leads to increase in intrapulmonary pressure and slide above the atmospheric pressure, causing expulsion of air from the lungs. Expiration. सिंपल सी बात है, ये कब होगा, जब डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है अंदर की तरफ जाएंगी, ये एरिया क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो इसमें एरिया में क्या है, बहुत ज़्यादा एयर होगी, वो एयर बाहर निकलने की कोशिश करेगी, इसे कहते हैं एक्सेलेशन। तो इनहेलेशन एक्सेलेशन बच्चों ऐसा ही होता है। आप दोबारा एक बार पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं है, बस यही है आपका। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। सिंपल सी बात है, आप देखेंगे, आप नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, नॉर्मल ब्रीथ मतलब थोड़ी सी सांस ली, थोड़ी छोड़ी, ये आप नॉर्मली करते हैं, लेकिन जब आप योगा या आप रनिंग करते हैं तो आप तेज सांस लेने लग जाते हैं। अब वो तेज जो सांस लोगे वो कौन कंट्रोल करेगा, आपकी एडिशनल मसल्स जो एब्डोमेन में होती हैं। अब ये मसल्स कौन सी हैं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो ये एडिशनल मसल्स हैं एब्डोमेन में, ये कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अब आगे। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। कहने का मतलब है आप कितनी बार सांस लेते हैं, एक बार इनहेल करेंगे, एक बार छोड़ेंगे, ये होता है 1। ठीक है, ऐसी 12 से 16 बार आप 1 मिनट में कर लेते हैं, फिर भी आप काउंट कर लीजिएगा। ये लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। मान लीजिए एक ह्यूमन है, वो एयर इतनी प्रॉपर्ली नहीं ले रहा, यानी वो जो एयर ले रहा है, वैसे तो लेनी कितनी चाहिए, 500 मिलीलीटर नॉर्मली एक बार में। जैसे एक बार स्मॉल मतलब थोड़ा सा इनहेल किया, थोड़ा सा छोड़ा, तो 500 लेगा, 500 छोड़ेगा। अगर वो ह्यूमन इससे कम छोड़ता है या इससे ज़्यादा छोड़ता है, वो कौन मेजर कर सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट है स्पायरोमीटर, वो आपके नोज़ के आगे लगाया जाता है, स्पायरोमीटर है। ठीक है, ताकि देखने के लिए कि आपका जो लंग है वो कैसे फंक्शन कर रहा है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। एक बार
दोबारा पढ़ लीजिएगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो।